हे गाइस, वेलकम बैक टेक ब्लॉग्स। तो आ चुके हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक रीसेल की डील में लोन का प्रोसीजर किस तरीके से किया जाता है और लोन का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है और लोन में क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और लोन किसको मिलेगा किसको नहीं, वो सारी बात करने वाले हैं आज। तो टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, बहुत शानदार टॉपिक है। थैंक यू। अब मैं इकरार जी से आपकी बात करा देता हूँ, जो कि बैंकर है। ये बताएंगे क्योंकि बहुत से लोगों का जो सिविल वगैरह खराब हो जाता है, या कितने सिविल पे मिलेगा लोन या किस तरीके से मिलेगा लोन, तो वो सारी चीजें क्लियर करेंगे आपको इकरार जी। तो इकरार जी बताइए। कामिल भाई ने आपको बहुत अच्छे से बताया कैसे कैसे डील करते हैं ये रीसेल वाली डील के बारे में। मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि लोन का प्रोसेस कैसे करते हैं। जैसे कस्टमर ने अपना 10% किया या अपना टोकन अमाउंट किया, उसके बाद वो अपना लोन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए अगर सैलरीड केस है तो 3 मंथ सैलरी स्लिप, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, लास्ट ईयर फॉर्म 16 और केवाईसी। अगर प्रॉपर्टी ओनर 2 बंदे आ रहे हैं तो दोनों की केवाईसी। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं सब कुछ अपना। ऑनलाइन हमारी फीस सबमिट, ऑनलाइन हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है। फीस वगैरह चल रही होगी अभी फिलहाल में 3300 प्लस जीएसटी 18%, जो हमारी लॉगिन फीस, प्रोसेसिंग फीस सैलरीड केस के लिए लग रही है। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं? और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी सिविल के ऊपर होता है, जैसे आपका सिविल होता है वैसे आपको रेट ऑफर होता है। अच्छा, मान लीजिए आप मैक्सिमम और मिनिमम कितना सिविल होना चाहिए एक क्लाइंट के लिए जो वो लोन के लिए एलिजिबल होगा? मैक्सिमम की तो कोई वो नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। मिनिमम 650 मिनिमम सिविल चाहिए होता है। और उसका क्या रीजन है, क्यों सिविल डाउन हुआ है, वो सारी चीजें देखने के बाद हम कॉल लेते हैं। अगर जस्टिफाई होता है तो हम लोन कर देते हैं मिनिमम 650 सिविल पर। ठीक है। अब बढ़ते हैं, हमारा ऑनलाइन प्रोसेस हुआ, हमारी फाइल सबमिट हुई, फीस पेमेंट हुई। फीस पेमेंट होने के बाद वो फाइल हमारी चली गई HDFC के क्रेडिट टीम पे। ठीक है। वो जैसे ही क्रेडिट टीम पे जाएगी, वो एक हमारा स्कैनिंग में बंदा होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखता है, सब कुछ समझता है। अगर डॉक्यूमेंट्स कोई भी पेंडिंग नहीं है, ठीक है, तो वो उसको भेजता है क्रेडिट टीम के पास। ठीक है। जो उसके ऊपर वाले बंदे होते हैं। ठीक है। उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी की विजिट कराएंगे, जो आप परचेज कर रहे हैं, आपके घर की विजिट कराएंगे, आपके ऑफिस की विजिट कराएंगे। ठीक है। और आपकी एलिजिबिलिटी और प्रॉपर्टी की वैल्यू की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम आपको लोन ऑफर करते हैं। कितने दिन में हो जाता है लोन? वर्किंग 4 डेज में आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। अगर कोई इशू नहीं आता है, मतलब ऑफिस में विजिट नहीं हो पा रही है या घर पे विजिट नहीं हो रही है, तो हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो मैक्सिमम 4 डेज लगते हैं। जैसे हमारी अब मान लीजिए फाइल गई है क्रेडिट टीम के पास, उसने आपके घर पे विजिट करी, ऑफिस पे विजिट की, आपकी प्रॉपर्टी पे विजिट की। ठीक है। एक एग्जांपल उठाते हैं, हमारी सैलरी 2 लाख रुपए है। कामिल भाई, आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है। ठीक है। आपने प्रॉपर्टी परचेस की है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है। ठीक है। अब हमारी एक टीम जाती है जो आपकी प्रॉपर्टी की विजिट करती है और वो वैल्यू देती है कि आपकी वैल्यू कितनी आ रही है प्रॉपर्टी की। मान लीजिए आपका ATS 1 करोड़ का है, लेकिन हमारी नजर में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ 25 लाख है। ठीक है। ठीक है। और कस्टमर की नीड है कि हमें ज्यादा लोन चाहिए, तो हम प्रॉपर्टी की वैल्यू का 75% देंगे। ठीक है। और ATS से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अच्छा। और वो ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं मैं वो बता देता हूँ। मान लीजिए 1 करोड़ का हमारा एग्रीमेंट टू सेल बन रहा है, लेकिन लोन हमारा ज्यादा डिसबर्स होना है, तो ATS का 90% हम सेलर को दे देते हैं। बाकी का जो बचा अमाउंट होता है वो बायर को हम एज ए DD ट्रांजेक्शन के टाइम पे जब रजिस्ट्री होती है पकड़ा देते हैं। और बैंक का जो लॉयर्स होता है, जो आपकी लीगल बनाता है, प्रॉपर्टी के पेपर चेक करता है, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे रीसेल में हो गया आपका अलॉटमेंट लेटर, पजेशन लेटर, और जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं वो सारी रजिस्ट्रियां, अगर एक हुई है तो 1 और 2 हुई है तो सेलर की KYC के साथ TM। अच्छा इकरार जी, एक सवाल और था मेरे मन में। जैसे आपने तो ये बताया सैलरीड पर्सन का, सेम प्रोसीजर आपका क्या कहते हैं बिजनेसमैन के लिए भी रहता है या उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं? उसमें एक थोड़ा सा चेंजेस आता है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 10 डेज लेके चलना पड़ेगा। अच्छा। जो हमारा 4 दिन लगते हैं सैलरीड केस में, सेल्फ एम्प्लॉयड केस में थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी बिजनेस प्रोफाइल जाननी होती है हमें, उसकी बिजनेस ऑफिस जाना होता है, ट्रांजैक्शन देखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो अगर किसी ने दूसरा भी कोई लोन ले रखा है, मान लो
ये उसने दूसरी प्रॉपर्टी से खरीदी है और उसने पहले भी एक प्रॉपर्टी पर लोन ले रखा है, जी। तो फिर उसमें क्या होगा? मान लीजिए जैसे हमने बहुत अभी अच्छा क्वेश्चन पूछा है अनवर जी एकदम ने। बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे अभी बात कर रहे थे हम, काबिल भाई की 2 लाख रुपए सैलरी है, मेरा ऑलरेडी एक लोन चल रहा है। 1 लाख चल रहा है जिसकी EMI 50,000 रुपए पे कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो भी इनकम इनकी ग्रोस होती है, जो ग्रोस इनकम होती है उसका 55% हम एज ए EMI ले सकते हैं आपका। अच्छा। तो 2 लाख का 50% मतलब 1,10,000 रुपए EMI देने के लिए एलिजिबल है हमारे कामिल भाई। तो अगर 50 की दे रखी ऑलरेडी दे रहे हैं आप, हाँ जी। तो अब मैक्सिमम हम आपको 1,10 दे सकते हैं, 50 माइनस 60,000 की EMI ले सकते हैं। 60,000 की EMI के साथ आपकी एज क्या है, कितने साल के लिए लोन बनाएंगे, उस पर डिपेंड करता है फिर कितना लोन बनेगा। मान लीजिए आपकी एज अभी 30 साल है तो हम 30 साल के लिए मैक्सिमम लोन बना सकते हैं। आपकी 35 साल है तो हम 25 साल के लिए, कि मैक्सिमम हम 60 साल तक एज जाते हैं सैलरीड केस में। सेल्फ एम्प्लॉयड केस में हम इसको बढ़ा सकते हैं, 75 ईयर्स तक के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों के काफी सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों को लोन से रिलेटेड बहुत सारे इशू रहते हैं, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो इकरार भाई ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और रीसेल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, मैं दोनों वीडियोस को सेपरेट डालूंगा जिससे कि हौच पौच ना हो जाए। आप दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।